जी। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस बेहद ख़ास चर्चा में और आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी दर्शक इस चर्चा को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करना और इस विशेष चर्चा को शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस, आप डीजीपी रह चुके हैं असम और उत्तर प्रदेश में, आप डीजी रह चुके हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के। बहुत-बहुत स्वागत है प्रकाश सिंह जी आपका इस चर्चा में। जी, नमस्कार। तो प्रकाश सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी भारत-बांग्लादेश बॉर्डर को, जो देश के दूसरे इलाकों में लोग बैठे हैं, उनको अगर हम समझाना चाहें कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की क्या चुनौतियाँ और विशेषकर हम बात करना चाहें पश्चिम बंगाल में, जहाँ करीब 2216 किलोमीटर लंबा भारत-बांग्लादेश बॉर्डर है, यानी कि जितनी बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से लगती है, उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बीएसएफ को और जिस तरह राज्य सरकार की क्या ज़िम्मेदारी होती है जब ज़मीन एक्वायर की जाती है, लैंड एक्विजिशन की बात होती है, जो सीमा सुरक्षा बल को दिए जाने की बात होती है, तो उसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? और अगर जिस तरह कहा जाता है कि 80 के दशक से शुरू हुआ फेंसिंग का काम, तो अब लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि अब इतना समय क्यों लग रहा है हम 2025 में हैं फेंसिंग को लेकर, तो चाहे अगर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जब ये ज़िम्मेदारी है कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो अब राज्य सरकार को उसे ज़मीन देनी होती है लैंड एक्वायर करके। वो क्या प्रोसेस होता है अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएँ प्रकाश सिंह जी? देखिए, बांग्लादेश की भारत से लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा है और जी, सच मानिए तो बांग्लादेश चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। असम जी, है, बंगाल है, त्रिपुरा है, अ, ये सारे स्टेट्स लगे हुए हैं और कुल मिला के 4000 किलोमीटर के करीब बॉर्डर पड़ता है। और यहाँ से जो समस्याएँ हैं, अनेकों प्रकार की समस्या है, पर सबसे बड़ी समस्या जो बांग्लादेश से हुई है, वो इल्लीगल माइग्रेशन की हुई है। और ये इल्लीगल माइग्रेशन कोई ऐसा नहीं कि आज से शुरू हुआ है, पर ये है कि इसकी गति धीरे-धीरे बढ़ती गई है। ये तो ऐसे प्री पार्टीशन डेज़ में भी होता था और पार्टीशन के बाद भी होता रहा। पर ख़ास तौर से हम अब पुराना इतिहास तो बताने में ज़्यादा समय लग जाएगा, पर ये है कि 1971 के में जब लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ और लिबरेशन के बाद बहुत सारे तो खैर हिंदू और मुसलमान दोनों ही आए। मुसलमान जो अपने आप को पीड़ित रहे और हिंदू अपना जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सभी दोनों ही जातियों के लोग आते गए और ये सालों-साल से चलता रहा और सच्चाई ये है कि कोई भी सरकार इंडिपेंडेंस के बाद इस दिशा में समस्या को तो समझते रहे, पर वो इसकी तरफ आँख मूंदे रहे और इसकी तरफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। और गोडबोले कमेटी की रिपोर्ट का ये कहना है कि हर साल करीब एक-एक साल में 300,000 उन्होंने लिखा है, मैं कर यानी कि करीब 3 लाख बांग्लादेशी हर साल हिंदुस्तान में नाजायज़ तरीके से प्रवेश कर जाते थे और सरकारें इसके बारे में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती थीं। फिर जब जी, एक बॉर्डर टास्क फोर्स बनी मिस्टर गॉडबोले की अध्यक्षता में, तो उन्होंने इस समस्या को बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बाद में उनकी रिपोर्ट 2000 ईस्वी में आई। उस समय 2000 ईस्वी में उन्होंने लिखा था कि इस समय टोटल बांग्लादेशी करीब 1.5 करोड़ के हैं। जी, 1.5 करोड़ तो 2000 में एस्टिमेट था और आज की तारीख में 2024 में अगर ये कहा जाए कि 3 या 4 करोड़ के बीच में टोटल बांग्लादेशी होंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ये काफ़ी मतलब ये सही फिगर होगी। अब इतने ज़्यादा बांग्लादेशी आते गए और हर राज्य सरकारें इस दिशा में मतलब प्रभावहीन रहीं। हालाँकि समय-समय पर चेतावनी दी गई। जैसे 1998 में गवर्नर थे एस.के. सिन्हा अ, असम के। तो जी, उस समय उन्होंने लिखा था कि अगर इस पे कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो भारत के सीमावर्ती ज़िले, जहाँ बांग्लादेशियों की मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये एक समय ऐसा आएगा जब ये कहें कि हमारा ये टेरिटरी जो है, ये बांग्लादेश में इसका इंटीग्रेशन हो जाए, बांग्लादेश में इसका विलय कर जी, दिया जाए। क्योंकि बांग्लादेश में जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो उन्होंने एक थ्योरी चला रखी थी लेवेंसराम की, ये जर्मन शब्द है। लेवेंसराम का मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा आबादी है, वहाँ से कम आबादी के क्षेत्रों में कुछ जनसंख्या का जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कोई ना रोक सकता है, ना रोका जाना चाहिए।
तो आबादी है बांग्लादेश में ज़्यादा है और सीमावर्ती भारत के ज़िलों में कम है, इसलिए ये आबादी का प्रवाह तो होगा ही होगा। तो ये बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स इस माइग्रेशन को एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन भी देते थे। तो 1998 में मैंने बताया कि गवर्नर साहब ने इसमें चेतावनी दी। फिर 2000 में गौडबोले साहब साहब की रिपोर्ट आई। अब गौडबोले साहब की रिपोर्ट इतनी उसमें कटु सत्य जो सारी बातें लिख दी गई थी, उस रिपोर्ट को कभी प्रकाशित नहीं किया गया। मुझे खैर देखने को मिल गया था, तो मैंने देखा कि उसमें हर सरकार की, एनडीए सरकार की, कांग्रेस और यूपीए सरकार सभी की आलोचना की गई थी कि सभी सरकारें इस समस्या के प्रति मतलब उनको जानकारी थी पर किसी ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। जी, अब सर आपने जिस तरह जी। इस तरह की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती चली गई और फिर बाद में सरकार ने सोचा कि अब इसका और कोई उपाय तो नहीं, इसके फेंसिंग लगा दी जानी चाहिए। फेंसिंग सबसे पहले मेरे नेतृत्व में पंजाब बॉर्डर में हुई हुई थी जबकि पाकिस्तान से आतंकवादियों को बराबर मदद मिल रही थी। फिर पंजाब से धीरे-धीरे वेस्टर्न बॉर्डर में हुआ, फिर ये सोचा गया कि बांग्लादेश बॉर्डर को भी इसी तरह सुरक्षित कर दिया जाए, जैसे पंजाब और बाकी वेस्टर्न बॉर्डर को सुरक्षित किया गया है। अब तो खैर म्यांमार बॉर्डर को भी फेंसिंग लगाने की बात हो रही है। तो फेंसिंग फिर जी। यहाँ लगाने का काम शुरू हुआ और कहा जाता है कि कुल 4096 किलोमीटर जो जो सीमा है, इसमें से 3232 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। ये बयान अभी श्री नित्यानंद नंद राय जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, इन्होंने हाल ही में फरवरी के महीने में ये बयान दिया था कि 3232 किलोमीटर की सीमा में बाड़ लगाई जा चुकी है। बाकी में अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें हैं मुख्य रूप से लैंड एक्विजिशन से संबंधित हैं। हुँ, कहीं-कहीं ये है कि स्थानीय पार्टियाँ जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं या कहीं जी, मतलब टेरेन इतना मुश्किल है कि वहाँ फेंसिंग लगाने में दिक्कत है। कई तरह की दिक्कतें हैं और हाल में अभी जब से बांग्लादेश सरकार में तख्ता पलट हुआ है, तब हुँ, से हम ये देख रहे हैं कि मतलब फेंसिंग में और रुकावट आ रही है। मतलब बांग्लादेश जी। की तरफ से भी रुकावट